हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जियोग्राफी, जिसका नाम है जल संसाधन। तो आज हम लोग जल संसाधन जो देखने वाले वो एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी बुक का आंसर क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। आप लोग अगर चैनल पे जाकर नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर सभी वीडियो को जरूर देख लीजिए, ताकि आपको वहां से समझ में आ जाए कि कौन कौन से चैप्टर हमने कराया है और आपको यहाँ से पढ़ने में भी आसानी होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं जल संसाधन को लेकर के और इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर। यहाँ पे आपको आई बटन पे और भी लिंक मिल जाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप ध्यान देना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, बहुवैकल्पिक है, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट में कि नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत करें। यानी प्रभावित और अप्रभावित में वर्गीकृत करना। यहाँ पे बहुवैकल्पिक कहा है, लेकिन यह बहुवैकल्पिक नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट में कहा है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं, क्या यहाँ पे जल की कमी प्रभावित करता है या नहीं। तो इसमें जल का कमी का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी यह अप्रभावित होता है। फिर यहाँ पे ख में हमने लिखा है अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पे हमने उत्तर लिखा है, क का उत्तर यहाँ पे ये उत्तर है आपका। तो उत्तर क में हो जाएगा जल की कमी से अप्रभावित, ख में हो जाएगा जल की कमी से प्रभावित, ग में हो जाएगा जल की कमी से प्रभावित और घ में हो जाएगा जल की कमी से प्रभावित। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो नेक्स्ट में कहा है निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। यानी इन सभी ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन दिया गया तर्क नहीं है। तो यहाँ पे भी इसका हमने यहाँ पे कुछ लिखा है। तो देखिए ऑप्शंस में दिया है ऑप्शन क में कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। ऑप्शन ख में कहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव के नियंत्रण करके बाढ़ पर काबू पाती है। ऑप्शन ग में कहा है कि जल जो बहुत उद्देशीय परियोजना है उससे बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। और ऑप्शन घ में कहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं। तो कहा है इसमें ना कि ये तर्क नहीं है, तो ये ऑप्शन क बिल्कुल सही है। ऑप्शन क बिल्कुल सही है। बाकी ये जो तीनों है ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में है, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू तो पाता ही है, साथ में आजीविका को भी खत्म करता है, कहीं कहीं जैसे बाढ़ की समस्या ला देती है। फिर साथ में यह परियोजना उद्योग धंधों और घर में बिजली के लिए बिजली पैदा भी करती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन क हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में कहा है कि इसमें से कुछ गलती वक्तव्य दिए गए हैं, तो उसको आपको पहचानना है और पुनः से दोबारा लिखना है। तो क में आपको कहा है कि शहरों की बढ़ती जनसंख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली से जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है। तो इसके बारे में हमने उत्तर यहाँ पे लिखा है। तो इन सभी उत्तर को आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है ना। इस सभी उत्तर को देख सकते हो, साथ में आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आप इसको पीडीएफ डाउनलोड करके लिख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को 30 शब्दों में उत्तर देने हैं। आपको 30 वर्ड में आपको उत्तर देने हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चंस का उत्तर भी दिया है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। और हम लोग जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन को कहा जाता है जिनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः दोबारा उपयोग में लाया जाए। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि मुख्य रूप से उपयोग किया गया सभी पानी समुद्र में समाप्त हो जाता है और पुनः यह जल वाष्प के रूप में हाइड्रोलॉजिकल चक्र में प्रवेश करता है और वर्षा के रूप में मीठे पानी के रूप में नवीकृत हो जाता है। तो यहाँ से हमने इसको व्याख्या के रूप में आपको समझा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कहा है कि जल दुर्लभता क्या है। जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारक क्या है या कारण क्या है।
तो हमने लिखा है कि किसी क्षेत्र में उस क्षेत्र के जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्रोत न होना जल दुर्लभता कहलाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई ए स्थान है और यहाँ पे जल की कोई स्रोत नहीं है, यहाँ पे जल आने की कोई संभावना नहीं है, जल है ही नहीं, तो ऐसे जगह को हम लोग जल दुर्लभता क्षेत्र कहते हैं या यहाँ पे जल दुर्लभता कहा जाता है। और इसका मुख्य कारण है कि बढ़ती जनसंख्या, कम वर्षा, अतिशोषण तथा असमान जल भी, जैसे कहने का असमान जल कहने का मतलब कहीं पे खारे पानी भी है, कहीं पीने योग्य पानी नहीं है, यानी मीठा जल नहीं है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जल की दुर्लभता पनप जाती है या हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। उत्तर में हमने लिखा है कि सबसे पहले जान ले कि हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं। तो वैसी परियोजना जिसका उद्देश्य एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे कहने का मतलब, जैसे ही बहुउद्देशीय परियोजना बोलने का मतलब ही होता है एक साथ अनेक उद्देश्य को पूरा करें। जैसे बांध बना, मान लो ये नदी है और इस नदी पर बांध बना, तो इससे थोड़े एक काम थोड़े होगा। जैसे कहने का मतलब इससे बिजली थोड़ा ही बनेगा, कोई जरूरी है इससे बिजली भी बन सकता है, सिंचाई भी हो सकता है, साथ में जल एक जगह से दूसरे जगह भी जा सकते हैं। तो यही चीज होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि लाभ क्या क्या है बहुउद्देशीय परियोजना की। सिंचाई के लिए लाभ है, बिजली उत्पादन कर सकते हो, बाढ़ पर नियंत्रण पा सकते हो, जल एवं मृदा संरक्षण कर सकते हो, मत्स्य पालन कर सकते हो, कृषि के विकास के लिए। तो इन सभी चीजों के लिए ये लाभदायक है। और हानि क्या है, तो ये वनस्पति को और जीवों को नष्ट कर देता है। कई गांव इससे डूब जाते हैं, यानी बाढ़ की समस्या उत्पन्न तो होती है, साथ में बंजर भूमि भी बना देता है। देखिए भूमि कुछ समय के लिए बंजर हो जाता है, लोग अपनी आजीविका खो देते हैं। तो यही है बहुउद्देशीय का लाभ और हानि। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चंस आपको 120 वर्ड में देने हैं, तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन का है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो हमने लिखा है कि राजस्थान में जो अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र है वहां पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक बनाया जाता है। अब सोच रहे होंगे कि सर भूमिगत टैंक क्या होता है। तो ये जमीन के अंदर खोद करके बनाया जाता है, जमीन को खोद करके बनाया गया टैंक होता है जो एक वर्षा जल संग्रहण का विकसित प्रणाली या हिस्सा है। और इसका मुख्य रूप से लोग अपने घर या आंगन में बनाया करते थे, और साथ में अपने घरों का जो छत होता था उनको ढालवा बना करके पाइप के माध्यम से वे जोड़ देते थे इसमें, तो भूमिगत टैंक में, जिससे वर्षा का पानी भूमिगत टैंक तक पहुंच सके। फिर इसको एकत्रित किया जाता था और वर्षा का पहला जो छत का जो जल होता था उससे का प्रयोग लोग नहीं करते थे टैंक में भरने के लिए, क्योंकि उसका प्रयोग लोग क्या करते थे, छत और नल को साफ करने के लिए करते थे। और उसके बाद जो वर्षा होती थी उसके जल को संग्रहण किया जाता था। तो ये राजस्थान के क्षेत्र का है, अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है, यानी आज के डेट में हम लोग कैसे इसका उपयोग कर रहे हैं। तो इसको आप अच्छे से देख सकते हो कि आज के डेट में जो राजस्थान है वहाँ अभी भी जल संग्रहण का कार्य होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा, देखिए कि प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थिति और उनकी जल आवश्यकता अनुसार, जिसमें वर्षा जल, भौम जल, नदी जल तथा बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। और इतना ही नहीं, एक तमिलनाडु राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। और इस प्रकार परंपरागत वर्षा जल की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किया जा रहा है।
तो यहाँ पे आज हम लोगों का ये समाप्त होता है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि इसी तरह का वीडियो का अपडेट आपको मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ, अगले वीडियोस के साथ।